तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ज़ाओ युआन अब ये मीशी से बैटल करने वाला था क्योंकि ज़ीमो को ये तो हरा ही चुका था। अब आगे अब मीशी यहाँ पर अपने फाउंडेशन को रिलीज करता है जो कि फिलहाल 3.6 बिलियन तक था। और ज़ाओ युआन एजरान टेंशन में था क्योंकि इसका मैक्सिमम लिमिट जो था फाउंडेशन का प्रमोशन वगैरह यूज करने के बाद और सेंड रून यूज करने के बाद 3.4 बिलियन तक ही जा पाता था। अब मीशी का जो अटैक था उससे सिल्वर शैडो पहले फाइट करता है और सिल्वर शैडो द ग्रेट फ्लेम डेविल अटैक को यूज करता है। पर मीशी के अटैक के कारण सिल्वर शैडो लाइक ए कैनन बॉल एकदम यानी आग की गोली के समान पीछे फेंक दिया जाता है। और मीशी हंस के कहता है ऐसे खिलौने मत निकालो। और युवान को लगता है कि सिल्वर शैडो को अभी और इवॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि इसका फाउंडेशन बस 2 बिलियन तक पहुंचा था। मीशी दोबारा से इस पर एक पंच अटैक लॉन्च कर देता है, बदले में युवान भी काउंटर पंच मारता है और इस अटैक के कारण ज़ाओ युआन भी एकदम ब्लास्ट कर दिया जाता है और मीशी ये एक आध कदम बस पीछे जाता है। अब लोग भी सोच रहे थे कि ज़ाओ युआन ज़ीमो को तो मार सकता है पर मीशी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। वहीं दूसरी तरफ एआई किंग जो थी वो गुआन किनलोंग के बगल में खड़ी थी और जो हेलो वाला अटैक था उसे डिसॉल्व कर रही थी क्योंकि इन लोगों को भी टेंशन था कि ज़ाओ युआन ज़्यादा देर तक संभाल नहीं पाएगा। और एआई किंग इस दौरान बताती भी कम से कम 1 घंटा तो जाएगा। और किनलोंग ये सुन करके खुश नहीं होते क्योंकि बहुत समय था, ज़ाओ युआन भी शायद न बचे और बाकी लोग भी यानी बहुत सारे लोग मारे जा सकते। और किनलोंग कहते हैं जल्दी करो जितना हो सके क्योंकि जियांग जिनलिंग की भी हालत कोई खास अच्छी नहीं थी। मीशा बैटल में धीरे धीरे एडवांटेज ले रहा था। दूसरी तरफ मीशी को दिखाया जाता है, हालांकि युवान को इसने ब्लास्ट तो कर दिया था दूर में, पर ये हैरान था क्योंकि युवान इंजर्ड नहीं हुआ था और इसे भी लगता है कि इसको हराना इतना आसान नहीं है, कोई कठिन तरीका ही ढूंढना पड़ेगा। और ये भी अपने सैक्रेड प्यूपल को खोलने लगता है और टेक्निक का नाम था सैक्रेड इंडिस्ट्रक्टिबल स्टोन आर्ट और अपनी ऑरा से एक ब्लैक होल बना देता है। अब युवान जब ये देखता है ये तुरंत ही स्पिरिट फायर से मीशी पर अटैक कर देता है, पर मीशी एक हाथ से ही इन स्पिरिट फ्लेम को भी डिसॉल्व कर देता है। अभी जो टेक्निक यूज कर रहा था मीशी, इसका डिफेंस और स्ट्रेंथ ये काफी बढ़ चुका था। इवन इसका जो बॉडी था वो पत्थर के रंग का हो चुका था। और मीशी कहता है बस यही सब ट्रिक्स जानते हो। ज़ाओ युआन दूसरी तरफ देखता है, जियांग जिनलिंग का भी सेम हाल था। अब ये गहरी सांस लेता है, हैंडसन मूव करता है और सिल्वर शैडो इसके पाम पर आ जाता है और ज़ाओ युआन के बॉडी को अब आर्मर के जैसा कवर करने लगा था, जैसे ज़ाओ युआन सिल्वर शैडो को पहले यूज करता था। अब युआन यहाँ पर रेनबो कलर्स को एक्टिवेट करने लगता है। बैटल जल्दी खत्म करना ही पड़ेगा और टाइम था अब अल्टीमेट मूव का। अब वो जो गॉड रहता है रेनबो गॉड यहाँ पर प्रकट होता है और एक शार्प की यानी रेनबो की बाहर निकलती है। मीशी भी इस चीज को नोटिस करता है और कहता है मैंने सुना था ज़ीमो से कि तुम्हारे पास एक सेंट जेनेसिस आर्ट है, तो फाइनली तुम उसे निकाल रहे हो। लोग भी अब देख रहे थे कि ज़ाओ युआन सीरियस हो रहा था और एआई किंग भी कहती कि कैप्टन ज़ाओ युआन का मूव ये बुद्धिमानी भरा नहीं है, इनको बस समय निकालना चाहिए था। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यानी ज़ाओ युआन मारा जा सकता है। पर सू युवे यहाँ पर खड़ी थी और बोलती है हिज हाइनेस का पावर उनसे कमजोर है यानी मीशी से, तो उन्हें एक टेक्निक तो यूज करना पड़ेगा और अगर वो रिस्क ले रहे हैं तो उनके पास पक्का कोई ना कोई कॉन्फिडेंस होगा अंदर से। एआई किंग समझ रही थी कि सू युवे युवान को डिफेंड कर रही है और ये भी कहती है उम्मीद है तुम जो कह रहे हो वैसा ही हो, लेकिन अगर वो फेल हुआ तो। पर सू युवे रिप्लाई करती फिर मैं आगे जा सकती हूँ। अब वो याओ भी बोलती कि ज़ाओ युआन इडियट नहीं है, उसे पता है वो क्या कर रहा है। हालांकि युआन से इसका अलग था मैटर, पर फिर भी बात जो सही है वो सही है। और वहीं गुआन किनलोंग कहते हैं कैप्टन एआई किंग आप इस पर फोकस करो सील तोड़ने पे, क्योंकि इनकी आंखों में भी एक अलग एरोगेंस था कि इनको दिखाता हूं कि गुआन किनलोंग क्या चीज है, बस एक बार आजाद तो होने दो। अब युवान यहाँ पर फाइनली उस टेक्निक को यूज कर देता है, रेनबो स्काई सेवरिंग स्वॉर्ड लाइट। और एक स्वॉर्ड लाइट काफी तेजी से स्पेस को चीरते हुए मीशी की तरफ बढ़ता है। मीशी इधर उधर हटता है पर ये रेनबो लाइट इसे फॉलो करते रहती और पावर फाइनली काफी स्ट्रांग भी था। और ये भी चेक करना चाहता था क्या इसके इंडिस्ट्रक्टिबल स्टोन बॉडी को ये रेनबो लाइट काट पाएगी। और ये फिर से बोलता है सैक्रेड प्यूपल इंडिस्ट्रक्टिबल स्टोन बॉडी। मीशी की बॉडी में और चेंजेस होते हैं और ये 10 फीट से ज्यादा लंबा हो चुका था, मानो इस समय ये स्टोन मैन हो। आसपास इसके शील्ड भी बन चुका था। अभी जो स्टोन लाइट रेनबो लाइट आती है पहले इसके स्टोन आर्म से टकराती है यानी कि हाथों से, और एक खतरनाक लेवल का साउंड यहाँ पे सुना जा सकता था। जहाँ पे कोलिजन हुआ था वहां पे काफी बड़ा गड्ढा बन जाता है। फिलहाल धूल की वजह से किसी को समझ में नहीं आ रहा था बैटल जीता कौन। पर फिलहाल धीरे धीरे जब माहौल शांत होता है तो स्टोनमैन वहां पर अभी भी खड़ा था कि यार ये बंदा अटैक संभाल गया। पर इस दौरान उसके हाथों में क्रैक आने लगता है। मीशी जो कि अंदर में था एक तरह से स्टोन के, उसका जो बॉडी था खून से सना हुआ था और ये खून की उल्टी करता है। और ये हैरान था कि क्या ये टेक्निक है, क्या ये सेंट जेनेसिस आर्ट है।
जो मेरे इंडेस्ट्रक्टिबल स्टोन बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन मैं इस अटैक को संभाल गया, तो अब तुम नहीं बचोगे। और ये हंसने लगता है क्योंकि इसने सुना था कि ज़ाओ युआन इस अटैक को एक ही बार यूज कर सकता है। और ये कहता भी है कि अगर तुम्हारा फाउंडेशन थोड़ा और स्ट्रांग होता तो तुम शायद कुछ और कर पाते, क्योंकि अटैक का भी पावर बढ़ जाता है। एआई किंग कहती है, जैसा मैंने कहा था। इधर युवान की बॉडी पर जो सिल्वर आर्मर था थोड़ा सा डिम हो जाता है, पर इस दौरान युवान सीधा मीशी की तरफ बढ़ता है। मीशी हंसने लगता है, तुम सच में मरना चाहते हो। युवान की बॉडी से सिल्वर आर्मर ये तो गायब हो रहा था, पर युवान की बॉडी से एक और रेनबो लाइट बाहर निकलता है, क्योंकि एक टेक्निक तो मतलब रेनबो लाइट सिल्वर आर्मर भी यूज कर सकता है। अब ये टेक्निक युवान ने यूज किया था। मीशी समझ जाता है, ये भागने लगता है और गाली मारता है, ये कैसे हो सकता है, 2 बार टेक्निक। सभी को मालूम था कि सेंट जेनेसिस आर्ट को यूज करना बॉडी पे एक लंबा टॉल लेता है। इवन गुआन किनलोंग या मीशान वो अपनी टेक्निक को 2 बार यूज नहीं कर सकते, यानी अगर सेंट लेवल की टेक्निक हो। अब स्वॉर्ड लाइट आगे बढ़ती रहती है, मीशी भागते रहता है। अब मीशी अपनी ऑरा से मड यानी कीचड़ और स्टोन्स निकालता है ताकि स्टोन स्वॉर्ड लाइट को रोक सके, पर स्वॉर्ड लाइट आर पार निकल जाती है। अब मीशी सीधा मीशान की तरफ भागता है। उधर जो जियांग जिंगलिंग था वो भी खून से लथपथ था, क्योंकि मीशान वो बैटल में आगे था। और जियांग जिंगलिंग देख रहा था कि मीशी डिसएडवांटेज में, इसलिए बैटल को अभी भी ये लड़ रहा था। मीशान उधर जाने को देखता है, पर जियांग जिंगलिंग कहता है, कहाँ, मैं हूं तुम्हारा ओपोनेंट। मीशान गुस्से में एक खतरनाक पंच जियांग जिंगलिंग के चेस्ट पर दे मारता है। जिंगलिंग यहाँ पर खून की उल्टी करने लगता है। हालांकि ये मरता तो नहीं है, पर फिर भी अच्छा खासा भी इंजर्ड हो चुका था। और मीशान कहता है, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं अपने भाई की हेल्प नहीं कर सकता तुम्हारे साथ बैटल करते हुए? और ये अपने सैक्रेड प्यूपिल को एक्टिवेट करता है और बोलता है, सैक्रेड प्यूपिल सैटर स्पेस, और एक सैक्रेड लाइट बाहर निकलती है। मीशी जहां पर था वहां पर मानो एक ब्लैक होल, अगर किसी ने नारुतो देखा होगा तो ओबिटो जो टेक्निक यूज करता था टेलीपोर्टेशन वाली, दूर में एकदम वो ब्लैक होल टाइप घूमने लगता था, कुछ वैसा। और वहां पर एक क्रैक हो जाता है। स्पेशल क्रैक जो रहता है वो रेनबो स्वॉर्ड लाइट को निकल जाता है, लेकिन इस टेक्निक को यूज करने के कारण मीशान इसके सैक्रेड पीपल से ब्लड बाहर आता है और ये डिम होने लगा था। और ये एक चैन की सांस लेता है, क्योंकि युवान अब रेनबो लाइट को दोबारा यूज नहीं कर पाएगा, तिबारा। अब मीशी इस दौरान ज़ाओ युआन की तरफ देखता है कि आज तो इसे मार के रहूंगा। पहले अब कुछ ब्लड पिल्स खाता है। मीशी इस समय ध्यान नहीं देता है। एक शैडो अचानक से इसके सामने प्रकट होता है और उसकी बॉडी से जो जेनेसिस की निकलता है मीशी को और खुद को बांध लेता है। और ये कोई और नहीं, ज़ाओ मोशन था, जो कि खुद को भी इंजर्ड करता है। मीशी हंसता है कि एक चींटी मुझ पे अटैक कर रहा है। ज़ाओ मोशन इंजर्ड हो रहा था क्योंकि मीशी के पावर की वजह से, पर वो हंस रहा था और सीधा अपनी दांत मीशी के गर्दन में गड़ा देता है और चिल्ला के कहता है, ज़ाओ युआन कर क्या रहे हो, जल्दी। युआन को भी समझ में नहीं आता कि ज़ाओ मोशन अपने को सेक्रीफाइस कर रहा है मेरी हेल्प के लिए, क्योंकि ऐसा है नहीं है, कुछ ना कुछ इसका प्लान होगा। सैक्रेड रेस के बाकी लोग मीशी की तरफ दौड़ते हैं ताकि उसे बचा सके, पर बीच में उन्हें बाकी लोग काउंटर कर देते हैं। बैटलफील्ड काफी इंटेंस हो चुका था। मीशी की बॉडी से एकदम जेनेसिस की थंडर के समान बाहर निकलता है और ज़ाओ मोशन को ये ब्लास्ट कर देता है। अब ज़ाओ मोशन अधमरी हालत में था और युआन इसे हल्का सा जेनेसिस की से सपोर्ट करता है। और मूशन अब युआन से कहता है कि अपने युआन ब्रस्त है, मुझे मारो। युआन जानता था ये तुरंत इसके पेट पे अटैक करता है। मूसन ने प्यार से बोला था, पर युआन एकदम खतरनाक मारता है। मूसन भी गाली दे रहा था, ये मुझे भी मारना चाहता है, यानी ज़ाओ युआन को कहता है। पर फिलहाल ये उस पर ध्यान नहीं देता है और कुछ पैटर्न्स यूज करने लगता है। एक सील बनाता है, इधर इसको चोट लगती है, उधर मीशी की भी पेट में होल हो जाता है, क्योंकि मीशी के ऑरा को इसने अपनी बॉडी में लिया था जस्ट। मीशी को भी समझ में नहीं आता, यार वो तो ज़ाओ युआन उसे इंजर्ड कर रहा है, मूशन को, और मैं क्यों इंजर्ड हो रहा हूँ, वो भी इंटरमीडिएट लेवल का बंदा। मूसन हंस रहा था कि जब तुम कमजोर थे तो अभी मैंने तुम्हारा ब्लड लिया और एक तरह से अब हम कनेक्टेड है। मूशन इतना अलग ही लौंडा था कि अपने हाथ को मड़ोड़ने लगता है। उधर मीशी भी चिल्लाने लगता है, क्योंकि जो काम ज़ाओ मूशन कर रहा था दूसरी तरफ मीशी का हो रहा था। और मूशन भाई इतना निर्दयी आदमी था, अपने हाथ को ही निकाल के फेंक देता है। मीशी का भी सेम हाल होता है, पर युआन इस दौरान मीशी का जो हाथ था उसे तुरंत ही कैच कर लेता है और मूशन को पास कर देता है, क्योंकि मूशन ने अब इसको मैसेज किया था, व्हाट्सएप पे नहीं, इशारों इशारों में। और ज़ाओ मूशन सीधा इस हाथ को निकल जाता है और जैसे ये निकलता है ज़ाओ मूशन रिकवर करने लगता है और उसका जेनेसिस की बढ़ रहा था। वही मीशी चीख रहा था और इसको फील होता है इसका एक हाथ हमेशा के लिए मानो जा चुका है, जिसे शायद दोबारा जन्म भी न दिया जा सके किसी भी बिल की मदद। और मूशन अब कहता है सब युवान से, अब वो सीरियसली इंजर्ड है, अब बाकी मैं तुम पे छोड़ता हूँ। युवान भी हंसता है कि मैं भी बोलूँ कि तुम खुद को सेक्रीफाइस करोगे मेरे लिए, अब समझ में आया। अब ज़ाओ मूशन कहता उसे तुमसे क्या करना है, बट फिलहाल मेरी वजह से तुम्हें एडवांटेज मिल गया तो उसे मार दो। और ज़ाओ युआन भी इसकी बात से सहमत था। और मूशन कहता अगर तुम थैंक्स बोलना चाहते हो तो उसका सैक्रेड प्यूपिल अगर मुझे मिल जाए, मैं निगल लूँ तो मजा आ जाए। युआन लगता है उल्टी कर देगा कि भाई ये बंदा
ये निकलने में कुछ भी निकल जाता है। इधर युवान आगे बढ़ता है मीशी को मारने के लिए, पर दूसरी तरफ से एक खतरनाक लेवल का एक्सप्लोजन होता है। और ये एक्सप्लोजन जियांग जिनलिन और मीशान के बैटल से था। मीशान खड़ा था, उसके सैक्रेड पीपल से हल्का हल्का ब्लड बाहर आ रहा था, और जियांग जिंगलिन इसके चेस्ट में एक बड़ा सा होल हो चुका था, हड्डियां तक देखी जा सकती थी। और जियांग जिंगलिन उस अटैक के कारण रिकवर भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मीशान ने दोबारा से सैक्रेड प्यूपिल का पावर यूज किया था। और मीशान कहता भी है कि अगर मैंने अपने भाई को उस समय बचाया नहीं होता तो मेरे पावर से अब तक तुम मारे जा चुके होते। अब जियांग जिंगलिन खतरनाक इंजरी थी तो सीधा के जमीन पे गिरता है। ये बैटल हार चुका था। सब युवान भी इस सीन को देखता है, और अब जो प्रेशर था इस पे भी ज्यादा आ रहा था, क्योंकि ये भी अब कहीं ना कहीं इंजर्ड तो था। मीशी इस दौरान हंसने लगता है और कहता अब तो तुम पूरा पावर यूज कर चुके हो। वही मीशा मीशी के बगल में प्रकट होता है। दोनों भाई डिसाइड करते हैं कि साथ में अटैक करते, और जाओ युवान को ब्लॉक कर चुके थे कि ये भाग ना पाए। अब दोनों साथ में अटैक कर रहे थे तो युवान भी प्लान करता है कि हेवनली पनिशमेंट लॉ को यूज करूंगा। लोग हेल्प करना चाहते थे पर शायद लेट हो चुका था। पर जैसे इन दोनों का अटैक युवान को टच करने वाला था और युवान भी अपने पावर को यूज करने वाला था, एक स्वॉर्ड क्राई बीच में सुनाई देती और इन दोनों के अटैक्स को ब्लॉक करने लगती, और आवाज आता है मीशान और मीशी, क्या तुम मुझे कुआन किनलोंग को भूल गए? मेरा जियो ड्रैगन ब्लेड किसी भी स्टार को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और क्योंकि इस समय सभी लोग कहीं ना कहीं इंजर्ड थे, बस कुआन किनलोंग परफेक्ट स्टेट में था और अब पूरी रिकवर थी, बस स्टील में ये बंधा हुआ था। और जाओ युवान भी कहता है थोड़ा और लेट होता तो शायद मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। और जाओ युवान मन में सोचता है कि अगर ये एडवांस हेवनली सन स्टेज पे होता तो मीशान और मीशी इनको ये कब का हरा चुका होता। और किनलोंग भी जुरान कहते हैं कि ग्रैंड एल्डर जाओ युवान, इस बैटल में सबसे ज्यादा क्रेडिट अगर किसी ने कमाया है तो आपने, क्योंकि अगर युवान नहीं होता तो शायद आज ये भी मारा जा चुका होता। सील में तो फंसा ही था, युवान की वजह से ये बचता है। और युवान भी बदले में कहते हैं कि मैं वैसे भी टियानी-1 रीजन की टीम का कैप्टन हूँ, साथ में हम हुन युवान हेवन के हैं, तो ये तो बनता ही है। लेकिन अब मैं अपनी स्ट्रेंथ को फिलहाल गवा चुका हूँ, तो आपको ही जो करना है वो करना है। किनलोंग भी स्माइल देते हैं, और युवान भी इस दौरान सोच रहा था कि जल्द से जल्द इसे एडवांस हेवनली सन स्टेज पर पहुंचना ही पड़ेगा। और किनलोंग अब कहते हैं कि तुम दोनों को मैं अकेले संभालूंगा। मीशान भी जानता था कि कंडीशन अभी परफेक्ट नहीं है, और उसका भाई वो तो सीरियसली इंजर्ड है, और ये सब हुआ था उस जाओ युवान की वजह से। और मीशान को सोचता है, युवान की तरफ एक बार देखता है, फिर कहता है गुआन किनलोंग, इस बार तुम लोग जीत गए। किनलोंग भी हैरान था कि तुम हार मान रहे हो। मीशान कहता है बस इस बार मैं दिमाग से खेलता है कि फिलहाल तो बैटल जीत ही नहीं सकता हूं। और ये कहता है अभी तो तुम लोग इधर ही हो, सेंट्रल एरिया में तो पहुंचो, तब तुम्हें समझ में आएगा। किनलोंग कहता है तुम्हारी वजह से। मीशान हंस के कहता है क्यों, मेरी वजह से नहीं, सेंगजो हेवन वहां पे रहेगा, हमारे सैक्रेड रेस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम। और इस बार की जो सेंगजो हेवन की टीम है वो 10,000 सालों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बताई जाती है। और ये कहता है अब शेंगवान हेवन और शेंगलिंग हेवन वाले पीछे हट जाओ। फिलहाल इनकी टीम यहाँ से निकल जाती है, ये लोग तो चले जाते हैं, पर किनलोंग अब टेंशन में था। सेंगजो हेवन बैटल खत्म हो चुका था, और जाओ युवान के करीब किनलियान, वो युलान वगैरह सभी आ चुके थे। और किनलियान बताती है युवान के पूछने पर कि इनके टियानी-1 रीजन से 200 लोग मारे गए, 500 सीरियसली इंजर्ड है। और युवान कहते हैं कि बॉडीज को अच्छे से रख लो, हुन युवान हेवन में हम लेके चलेंगे। और किनलियान इस इसकी तारीफ करती कि अब तुम्हारा जो प्रेजेंस है ना गुआन किनलोंग के बराबर के आसपास लोग मानने लगे, क्योंकि तुमने जीमो को मार दिया, मीशी को सीरियसली इंजर्ड कर दिया था, पर युवान को इससे फर्क नहीं पड़ता। इधर चू किंग और ली किंग चान भी आ चुके थे, कांगजुआन हेवन भी, क्योंकि बैटल लड़ रहा था तो इनके भी कई लोग मारे गए थे। इस दौरान तभी कोई बंदा रिपोर्ट करने आता है कि ग्रैंड एल्डर जाओ युवान, कैप्टन गुआन किनलोंग आपको बुला रहे हैं, कुछ डिस्कस करना है। अब युवान किनलियान और चूकिंग के साथ चाहता है। यहाँ पर इसे जिन लिंगेर और जिन फेंग यानी वो भाई बहन मिलते, जो कि बहुत प्रभावित थे इससे, क्योंकि जब टुनटुन कहता था तो इन्हें लगा था कि जाओ युवान स्ट्रांग होगा, पर मिले तो नहीं लगा, पर अब लगने लगा था। जिनफेंग मानो खुश तो था, पर जिन लिंगेर यानी वो लड़की जो थी वो थोड़ा मोहित हो रही थी। पर जिनफेंग तभी कहता है कि एल्डर सिस्टर आप भूलना मत, एंसेस्टर ने वार्निंग दिया था। जिन लिंगेर पूछती है क्या? उन्होंने कहा था कि जाओ युवान के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो बाद में बुरा फंसोगे, इवन लिटिल एंसेस्टर भी मारे जाएंगे। आप समझ रहे हो ना, याओ याओ की बात हो रही थी। इनको तो नहीं पता है, पर टुनटुन एक ही बंदे से डरता है, और वो है याओ याओ। हालांकि लड़की काफी टैलेंटेड थी, पर लिटिल एंसेस्टर को कोई पीट दे ऐसा दम किस में है इससे भी नहीं पता था। जाओ युवान फिलहाल इन पर ध्यान नहीं देता। ये जियांग जिनलिन और याई किंग की तरफ देख रहा था, और जियांग जिनलिन ये भी काफी हैरान था, क्योंकि युवान के बारे में इसने ऐसा नहीं सोचा था, कम में आका था। ये काफी एरोगेंट था, पर युवान रेस्पेक्ट दे के बात करता है। और किनलोंग इस दौरान कहता है कि अब डिस्कशन है डिस्ट्रीब्यूशन का, और ये युवान को फिर से रेस्पेक्ट देता, क्योंकि सामने में वो एंशिएंट स्टोन टैबलेट दिखाई दे रहा था। अब वहां पर नॉर्मल लोग नहीं जा सकते थे, मिनिमम 2 बिलियन जिसका फाउंडेशन होगा वही वहां पे जा सकता। अब वहां पे 10 लोटस सीड थे,
स्टोन टैबलेट के करीब में जो लोटस सीट हो वहां पे ज्यादा पावर होगा, और भी शायद बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं क्योंकि पूरा एरिया एंसेस्ट्रल की से भरा हुआ है। तो क्लोजर में वो बैठेगा जो फर्स्ट ग्रुप में आएगा, फिर वैसे सेकंड ग्रुप थोड़ा दूर, फिर थर्ड ग्रुप। और इस बात में कोई आपत्ति भी नहीं दिखाता है जब गुआन किनलोंग कहते हैं। और जाओ युवान फर्स्ट ग्रुप में होना डिजर्व करता था। अब क्योंकि कांग्सवान हेवन वाले लोग युवान के साथ थे, तो थर्ड ग्रुप में इन्हें पोजीशन दे दिया जाता है युवान के कहने पर। जियांग जिंगलिंग वैसे मना करना चाहता था कि वो लोग तो क्वालिफाइड नहीं है, पर ये किंग रोक देती है, जाओ युवान को प्रोवोक मत करो, जब वो एडवांस हेवनली सन स्टेज पे पहुंचेगा तो क्या होगा। जिंगलिंग भी शांत हो जाता है और ये भी कहता है मुझे भी ऑब्जेक्शन नहीं है। अब फिलहाल एक दिन तक ये लोग रेस्ट करते हैं, और जैसा पोजीशन मिला था अगले दिन गुआन किनलोंग के कहने पर सभी लोग जाने लगते, क्योंकि हुआनवान हेवन टीम का कमांडर एक तरह से गुआन किनलोंग था और दूसरी साइड से जियांग जिनलिंग, वान शो रीजन का। ली चुनजुन वगैरह युवान को रेस्पेक्ट दिखाते क्योंकि इन्हें एटलीस्ट थर्ड एरिया तो मिल ही गया था, पर युवान ने इनको अपने साइड में बुला लिया था टियानिवान रीजन की टीम में। बाकी लोग थर्ड साइड में बैठेंगे, पर ली चुनजुन चोकिंग वगैरह को ये अपने साइड बैठाना चाहता था, यानी फर्स्ट ऑर्डर में। हालांकि वो या और सू युवे इनका फाउंडेशन 2 बिलियन नहीं था, पर ये उस प्रेशर को झेल सकती थी। चोकिंग इस दौरान युवान से कहते कि हमारे वजह से तुम्हें परेशानी हो रही, पर युवान फिर से वही डायलॉग मारता कि मैं भी कांग्सवान हेवन का, कांग्सवान सेक्ट का एक मेंबर हूँ। तो फिलहाल सभी लोग उस एरिया में जाते हैं जहाँ पर डेंस फॉग था, और अंदर जाते ही लोटस प्लेटफॉर्म भी देखने को मिलता है। और जितना गुआन किनलोंग ने बोला था ये उससे ज़्यादा था, ये टोटल 25 थे। युवान डिस्कशन नहीं करता है कि लोटस प्लेटफॉर्म इससे तो मिल ही जाएगा और किनलियान को भी मिलेगा। डिस्कशन खत्म होता है हुआनवान हेवन की साइड से वूशेन रीजन, वानजू रीजन, जिगजायो रीजन और टियानिवान रीजन को 2-2 लेटेस्ट प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं। वहीं वानशो हेवन की तरफ से भी मिस्टिक ड्रैगन क्लैन, स्पिरिट फेनिक्स क्लैन, मंकी क्लैन और बाकियों को भी 2-2 ही मिलता है, और कांग्सवान हेवन की साइड से चूकिंग को एक मिल जाता है। तो ऐसे करके ये 25 लोटस सीड्स भी डिसाइडेड हो जाते हैं। अब कौन कितना एंसेस्ट्रल की को यूज कर पाता है ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सभी लोग लोटस प्लेटफॉर्म पे जाके बैठ जाते हैं और बाकी लोग भी आसपास के एरिया में। और जैसे ये बैठते हैं इनको एक खुशी का अनुभव होता है क्योंकि पावर काफी ज्यादा था। और जब लोग लोटस प्लेटफॉर्म पर बैठते हैं तो वहां से 5 कलर लाइट बाहर निकलती है। ज्यादातर लोगों पर ये लोटस लाइट या तो 5 कलर या तो 6 कलर की दिखती है। जितनी पावरफुल होगी है ये लोटस प्लेटफॉर्म की क्वालिटी को दिखाती है। लोटस प्लेटफॉर्म के 9 ग्रेड्स होते हैं और ये सामने वाले के टैलेंट को दिखाता है जो उस पर बैठा हो। और ये सब बातें AI किंग बता रही थी। अब यहाँ पर AI किंग, डोंगये, किनलियान, जिनलिंगेर, इनके 7 कलर लाइट से चमक रहे थे लोटस प्लेटफॉर्म, और कुछ लोगों की 8 कलर प्लेटफॉर्म के साथ। और इनमें थे गुआन किनलोंग, जियांग जिनलिंग। तीसरे बंदे को देखकर लोग और हैरान थे। तीसरा बंदे थे चू किंग। अब लोगों को समझ में आता है मतलब इस बंदे का पोटेंशियल गुआन किनलोंग वगैरह के बराबर है। इवन किनलोंग और जिंगलिंग भी हैरान थे इस बात को देखकर कि कांग्सवान हेवन का बंदा इतना टैलेंटेड। और लोग कहते शायद ग्रेड 9 प्लेटफॉर्म अचीव करना इम्पॉसिबल है क्योंकि किनलोंग सबसे स्ट्रॉन्गर माने जाते थे। अब 3 लोगों पर लोगों का ध्यान जाता है, वू याओ, सू युवे और जाओ मुशेन, क्योंकि इन तीनों के प्लेटफॉर्म 9 कलर लाइट से चमक रहे थे। लेकिन 9th कलर थोड़ा फेंट था, यानी हल्का। मतलब ट्रू ग्रेड 9 पर ये लोग भी शायद नहीं जा पाते, लेकिन नॉर्मल ग्रेड 8 थे, ये स्ट्रॉन्गर थे। तो जियांग जिंगलिंग वगैरह भी थोड़े अच्छे रहते कि चलो ग्रेड 9 किसी ने अचीव नहीं किया। और तब इसका ध्यान जाता है कि जाओ युवान अभी तो उसने स्टार्ट भी नहीं किया, और किनलोंग भी जाओ युवान के प्लेटफॉर्म की तरफ देखता है जो कि एकदम शांति से बैठा था। अब लोटस प्लेटफॉर्म वाइब्रेट करता है और लाइट बनना शुरू होती है, 1 2 3 ऐसा करके 8 तक जाती, पलक झपकते। अब 9वीं लाइट भी चमकने लगती और पूरी मिस्टीरियसनेस के साथ एकदम ब्राइट। सभी लोग इस समय अचंभित थे और लोटस प्लेटफॉर्म अलग लेवल पे वाइब्रेट कर रहा था, और जेनेसिस की ये अलग ही कंसंट्रेटेड फॉर्म में थी। और गुआन किनलोंग को मानना पड़ता है कि जाओ युवान एक रेयर मॉन्स्टर है। किनलोंग जानता था कि अगर युवान इस ऑरा का फायदा उठाकर एडवांस सन स्टेज में पहुंच गया तो बहुत कम ही लोग होंगे हुआनवान हेवन में जो शायद इसके सामने टिक पाए। पर फिलहाल ये इमोशंस को शांत करता है कि चलो युवान स्ट्रांग होगा तो सेंगजो हेवन से फाइट करने में आसानी ही होगी। पर जियांग जिंगलिंग ये थोड़ा सा जेलस फील करता है। फिलहाल सभी लोग अपने कल्टीवेशन में लग जाते हैं। जाओ युवान की बॉडी में लगातार ये एनर्जी सोर्स जाते रहता है, और युवान का जेनेसिस की फाउंडेशन जो कि 2.4 बिलियन पे है, अगर ये कोई टेक्निक यूज ना कर रहा हो, ये बढ़ करके 2.9 बिलियन पे पहुंच जाता है। और ये रुकता नहीं है, धीरे धीरे बढ़ते रहता है। इस दौरान ये नोटिस करता है इसके जो ड्रैगन क्लॉ रून्स है वो भी बढ़ना शुरू होते हैं। पहले ये 5 ही थे, 6वां रून अब आधा बन चुका था। और इस दौरान बहुत सारे ट्रेजर्स लोटस प्लेटफॉर्म से निकलते हैं, और युवान इन चीजों को सिल्वर शैडो और युवान ब्रश पे यूज कर रहा था। दोनों भी काफी खुश थे। अब इस पावर की वजह से इसका ग्रेट फ्लेम डेविल भी इवॉल्व हो रहा था। बॉडी धीरे धीरे और स्ट्रांग होते जाती है।
इसके हार्ट में जो गोल्डन ब्लड बनता था इसकी भी संख्या बढ़ने लगती है, और स्पिरिट भी इसका मानो अभी रिफाइन हो रहा हो, इम्प्रूव हो रहा हो। मतलब हर जगह इसको फायदा मिल ही रहा था। और युवान इस दौरान लोटस प्लेटफॉर्म को थैंक्स बोलता है। स्टोन टैबलेट का जो कल्टीवेशन लगभग 1 महीने तक चलता है। ज्यादातर लोग अब अपने कल्टीवेशन से बाहर आ चुके थे। बाकी लोग जो थोड़ा बाहर में कल्टीवेट कर रहे थे वो 25 लोटस प्लेटफॉर्म की तरफ देखते, और धीरे धीरे ये लोग भी जो लोटस प्लेटफॉर्म पर बैठे थे ये जाग चुके थे। किन लियान 16वें दिन जागी थी और काफी खुश थी। इसका फाउंडेशन अब 3 बिलियन पे पहुंच चुका था, यानी 500 मिलियन का इंक्रीज हुआ था। और इतना पहुंचने में शायद किन लियान को सालों लगते। डोंगी का भी सेम हाल था, इसके भी फाउंडेशन 3 बिलियन पे थे। पर किन लियान पहले डोंगी से ज्यादा कमजोर थी, पर अब ये काफी करीब आ चुकी थी। पर किन लियान कहती 3 बिलियन ये काफी नहीं है, सामने जो बैठा है ना वो 4 बिलियन भी टच कर सकता है। डोंगी कहती है तुम्हें लगता है ज़ाओ युआन 4 बिलियन को भी पास कर सकता है या पहुंच सकता है? किन लियान स्माइल करती है, आपको नहीं लगता? अब डोंगी बताती है कि ग्लास हेवनली सन वाले भी मैक्सिमम 4 बिलियन या उससे थोड़ा पीछे ही रहते, उसके ऊपर नहीं जा सकते। अब किन लियान कहती है आपको क्या लगता है कि ज़ाओ युआन नॉर्मल ग्लास सन हेवनली एक्सपर्ट है? ये मान तो नहीं रही थी जो किन लियान कहती है, पर अंदर से थोड़ा इसे भी लगता है पॉसिबिलिटी है। और अगर युआन ऐसा कर पाया तो आज तक हुन हेवन में शायद ऐसा कोई हुआ भी नहीं है। क्या पहली बार होगा? अब जियांग जिंगलिंग जाग चुका था। इसके फाउंडेशन 3.7 बिलियन पे पहुंच जाते हैं। पर बगल से गुआन किनलोंग की ओर आती है जो कि 3.9 बिलियन पे पहुंच चुकी थी। पर किनलोंग थोड़े निराश थे कि 4 बिलियन नहीं पहुंच पाई है। और निराश ये इसलिए थे कि सैक्रेड हेवंस वाले हैं जो कि शायद 4 बिलियन से भी ऊपर होंगे या मिनिमम 4 बिलियन पे तो होंगे। पर किनलोंग स्माइल करते हैं कि चलो हमारे हुन हेवन के पास 3 लोग ऐसे हैं जो शायद ऐसा कर सकते हैं, और वो थे युवान। 4 लोग, वू याओ, सू युवे और ज़ाओ मुशन। पर जियांग जिंगलिंग अलग ही बोलता है कि इनका फाउंडेशन वीक है अभी। गुआन किनलोंग कहता है ये लोग आगे निकल रहे हैं और तुम अगर इन्हें अंडर एस्टिमेट करोगे तो तुम्हें ही बाद में प्रॉब्लम होगा। जिंगलिंग भी कहता है देखते ही ये कितने फियर्स बनते हैं। 25वें दिन फिर से मूवमेंट होता है और वू याओ, सू युवे, ज़ाओ मुशन जाग चुके थे, एक साथ ही लगभग जागते। वू याओ के ऊपर एक ड्रैगन ऑरा को देखा जा सकता था, और सू युवे के ऊपर एक ब्लैक और व्हाइट यिन और यांग को, और ज़ाओ मुशन के ऊपर एक मिस्टीरियस बीस्ट के शैडो को। वू याओ और सू युवे का जो जेनेसिस की था वो 3.7 बिलियन पे था, वहीं ज़ाओ मुशन थोड़ा सा बेहतर था 3.8 बिलियन। जबकि जब ये दोनों आई थी कल्टीवेट करने तो 2 बिलियन के आसपास ही थी। ग्रोथ काफी टेरिफाइंग था। जियांग जिंगलिंग को पहले ये लगता था कि वू याओ और सू युवे बस सुंदर लड़कियां हैं, पर अब ये इसके बराबर लेवल पे पहुंच चुके थे। गुआन किनलोंग ज्यादा खुश था क्योंकि वू याओ और स्ट्रांग बन चुकी थी। शायद अब समय बदलने वाला था और वू याओ इसे भी फ्यूचर में सरपास कर जाएगी। अब लोगों का ध्यान था ज़ाओ युआन पे कि वो कहाँ तक जाता है। और 1 महीना जब पूरा होता है तो युआन फाइनली जागता है और सभी के सवालों का जवाब मिल चुका था। और ज़ाओ युआन जब जागता है तो मानो लोगों का जो जेनेसिस की वो आउट ऑफ कंट्रोल जाने लगता है। ऐसा बंदा जो दूसरे के जेनेसिस की को अफेक्ट कर सकता है। तभी इन लोगों को सामने में एक और ऑरा फील होती है। आसमान में 1000 फीट लंबा एक जेनेसिस की को देखा जा सकता था, और बेसिकली ये एक ड्रैगन का शेप ले लेता है जो कि युआन के आसपास ऐसा सांप के जैसा लुढ़ी आ रहा था। और युआन के पीछे 3 हेवनली सन्स दिखाई देते। युआन भी अब एडवांस हेवनली सन स्टेज में पहुंच चुका था, और इस समय चाहे गुआन किनलोंग या जियांग जिंगलिंग दोनों हैरान थे क्योंकि युआन के पीछे में इसके ऑरा में ये 4.3 बिलियन का जेनेसिस की फील कर सकते थे। और इनको समझ में नहीं आता क्या इनका परसेप्शन गलत है। 4 बिलियन को ये बंदा सरपास कर चुका है। किन लियान ये तो जानती थी, पर डोंगिया की तरफ देखती जो कि एकदम आश्चर्यचकित थी कि अब क्या बोले। और डोंगिया फाइनली बोलती है कि तुम्हारा टियानिवान रिजन काफी लकी है। ऐसे लोग पूरे हुन हेवन में बहुत रेयर माने जाते हैं, यानी इतिहासों में ऐसे लोगों का नाम दर्ज होता है। किन लियान जानती थी अगर सुप्रीम सॉवरेन कांग युआन का कोई डिसाइपल हो तो नॉर्मल तो नहीं होगा। ज़ाओ मुशन देखता है कि यार ये बंदा, इसे लगा था सरपास कर जाऊंगा, फिर भी ये मुझे फिर से पछाड़ दिया क्योंकि इसका फाउंडेशन 3.8 पे ही था। जैसे जैसे युआन को पछाड़ना चाहता है वैसे वैसे जो दायरे थे, जो गैप था वो बढ़ते जाता है। वो याओ भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ युआन को देखती है और मन ही मन कहती है कि फादर आपने इसका ब्लेसिंग्स लिया था, शायद आपने ऐसे और मोटिवेट कर दिया था स्ट्रांग बनने में, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो शायद युआन आज इस लेवल पे नहीं होता। क्योंकि ड्रैगन ब्लेसिंग्स पहले से होती तो ये नॉर्मल लोगों की जैसा उनसे ऊपर होता, पर इतना एबनॉर्मल नहीं हो पाता क्योंकि संघर्ष ही इंसान को महान बनाता है। ये मेरा डायलॉग था। युआन भी तैयार था क्योंकि अब अगला मुलाकात सेंगजोउ हेवन से होने वाला था। क्या अब ये काबिल है कि सेंगजोउ हेवन के लोगों से फाइट कर पाएगा? ये भी खुद को जानना चाहता था। युआन इस दौरान एक स्पेस की तरफ देखता है जहां पर कुछ एबनॉर्मल टाइप हो रहा था। बाकी लोग भी उस तरफ देखते हैं। मानो एंसेस्ट्रल की काफी ज्यादा शार्प उस डायरेक्शन में हो और उसके 9 वेव्स हो, 9 लहरें हो। अब जो हाई क्लास के एंसेस्ट्रल की होते हैं उनसे भी ऊपर होता है 9 मेन एंसेस्ट्रल वेन्स
जिसके लिए ये लोग यहाँ पर आए थे, और फाइनली वो अपीयर हो रहा था। ये था आखिरी बैटल जो इसके लिए होने वाला था। सभी लोगों को मालूम कि गुवान किनलोंग भी सेंगजो हेवन के सामने शर टिक न पाए, तो ज़ाओ युआन अब इनकी उम्मीद था, क्योंकि ये अभी सबसे स्ट्रांगेस्ट था और किनलोंग को भी इससे परेशानी नहीं होती। पर जियांग जिंगलिंग ये उतना खुले दिमागों का नहीं था। वानशो हेवन का ये कमांडर इन चीफ था, और वानशो हेवन के बाकी लोग भी अब युआन से ज्यादा उम्मीदें लगा के बैठ चुके थे। ये फिर से कुछ कहना चाहता था, पर ये आइकिंग इसे रोकती है कि ज़ाओ युआन इस जिम्मेदारी को ले सकता है। जियांग जिंगलिंग अब करे तो करे क्या, अब इसे मानना ही पड़ता है। ए आई किंग आगे आती और ज़ाओ युआन से कहती है, ग्रैंड एल्डर ज़ाओ युआन, अब 9 विंस की बारी आ चुकी है, बैटल काफी कठिन होने वाला है। तो मेरे हिसाब से अभी हमारे पास 5 हेवंस है, तो आप उनके कमांडर इन चीफ बन जाओ। 4 हेवंस सेक्रेड रेस के अंतर्गत आते हैं, बाकी लोग भी सेम बात कहते हैं। अब यहाँ पर कांगजुआन हेवन था, इनका वानशो हेवन था, और अपना हुन युआन हेवन था, और गु युआन हेवन में तो ये लोग हैं ही। एक हेवन और बचा था। युआन भी थोड़ा सरप्राइज था। चूकिंग तो मान जाता है कि हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किनलोंग भी मान जाते हैं, एआई किंग तो पहले ही बोल रही थी, तो गु युआन हेवन शायद उसमें गिना नहीं जाता है। 2 हेवंस और बचे थे, कियानकुन हेवन और वुक्सिंग हेवन, क्योंकि वो लोग प्रेजेंट नहीं है, तो युआन कमांडर इन चीफ कैसे बन सकता है। इस दौरान कोई कहता है कि जो कियानकुन हेवन की लीडर है वो काफी टैलेंटेड है, और कियानकुन हेवन हुन युआन हेवन का टक्कर की टीम है। युआन को तो वैसे ही पोजीशन लेना नहीं था, पर बनना तो पड़ेगा। और किनलोंग भी समझाते, युआन तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है, तो तुम्हें ही आगे रहना चाहिए। चूकिंग भी सेम बात कहते, और चूकिंग कहते अगर कियानकुन हेवन वाले मानेंगे नहीं तो हम एक मैच करा लें, यानी बैटल। तो फिलहाल युआन कमांडर इन चीफ बन चुका था, ज़ाओ युआन कमांडर बन चुका था, और सभी को सेंट्रल रीजन की तरफ बढ़ने को कहता है, जहां पर वो 9 मेन वेन्स हो सकते हैं। ज़ाओ युआन का फाउंडेशन जहां पर 4.3 बिलियन पे था, इसके 7वां ड्रैगन रून भी अब बन चुका था, यानी 7 क्लॉज हेवनली सन फिलहाल इसका हो चुका था, पर इसे 9 क्लॉ पे पहुंचना है, तब जाकर के नासेंट सोल लेवल पर जाना चाहेगा। और युआन जानता था कि 9 चैनल्स में भी जो पहला चैनल होगा उसका पावर इसे मिलेगा, तब जाकर के इसके 9 क्लॉज बन सकते हैं और ये नासेंट सोल लेवल पर पहुंच पाएगा। तो युआन के अंदर भी एक बड़ी इच्छा थी। 10 दिनों तक ये लगातार ट्रैवल करते रहते, पर आगे में एक ऑरा फील करते बहुत सारे लोगों की। युआन सभी को रोकता है। किनलोंग पूछते हैं क्या ये सेक्रेड रेस है। युआन नाम में सारी लाता है, नहीं, कियानकुन हेवन और वुक्जिंग हेवन वाले हैं। किनलोंग को भी नहीं लगा था कि कियानकुन हेवन और वुक्जी हेवन वाले साथ में होंगे। किनलोंग आगे आते और कहते हैं, फ्रेंड्स, कियानकुन हेवन और वुक्जिंग हेवन के हम बाकी तीनों हेवंस वाले ज़ाओ युआन को अपना ओवरऑल कमांडर बना चुके, तो हम आपको बुलाना चाहेंगे डिस्कशन के लिए। इवन हमने उसको 5 हेवंस का बना दिया, पर आपकी सहमति होगी तो ही इसे फाइनल करेंगे। उधर दूर से आवाज आती है कि कियानकुन हेवन तुम्हारे इस डिसीजन को स्वीकार नहीं करता है।